नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य। पहला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी। गिलक्राइस्ट इसके अध्यापक थे। लल्लू लाल और सदासुख लाल इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए थे और फोर्ट विलियम कॉलेज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना मानी जाती है? तो देहरी भई विदेश किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मकथा। तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देहरी भई विदेश ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटलिक, इतालिक, जर्मनिक तथा सियोयन में से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं मानी जाती? तो इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा जो है वो कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सियोयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ण रत्नाकर और इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मैथिली भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो है वर्ण रत्नाकर और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया, मराठी, बिहारी तथा बंगला में से आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? तो उड़िया, मराठी, बिहारी तथा बंगला में से आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मराठी। मराठी जो है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बाकी उड़िया, बिहारी और बंगला जो है ये पूर्वी समुदाय के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कहना था कि ईसाई धर्म से जो है भक्तिकाल का उदय हुआ, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था। उसी प्रकार हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली तथा बघेली में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली तथा बघेली में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका विकास जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था
और बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली जो है इसका विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ था। और ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा विजयदेव नारायण शाही में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा विजयदेव नारायण शाही में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। ये जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वक्रोक्ति संप्रदाय। तो ये जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किसकी है? तो हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है और ये किस काव्य से लिया गया है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उद्धव शतक। तो ये जो है उद्धव शतक से लिया गया है और इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। खास करके जो पहला पंक्ति है ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की, ये कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादुई यथार्थवाद या जिसे अंग्रेजी में मैजिक रियलिज्म कहते हैं, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंच रोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा या दोहा लोकप्रिय छंद का विकास किस भाषा में हुआ है? तो दोहा या दोहा लोकप्रिय छंद का जो विकास है वो किस भाषा में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कोर्ट मार्शल लिया गया है। तो कोर्ट मार्शल के वास्तविक लेखक हैं स्वदेश दीपक। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो कोर्ट मार्शल नाटक के जो वास्तविक लेखक हैं वो हैं स्वदेश दीपक, और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर तथा मोहन राकेश में से नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है? तो राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर तथा मोहन राकेश में से नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गंगा प्रसाद विमल। ये जो है नई कहानी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? तो प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अन्या से अनन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिराज किशोर। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहला गिरमिटिया जो है इसका साहित्यिक रूप क्या है? तो ये उपन्यास के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया है और फिर से पूछा गया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो है इतिहास तिमिर नाशक। तो इतिहास तिमिर नाशक जो है इसका समय है 1823 से 1896। फिर सच्ची समालोचना, इसका समय माना गया है 1886। फिर आता है साकेत एक अध्ययन, इसका समय माना गया है 1960। और फिर आता है सीढ़ियों पर धूप, इसका समय माना गया है, इसका भी समय 1960 माना गया है। तो पहले इतिहास तिमिर नाशक, फिर सच्ची समालोचना, फिर साकेत एक अध्ययन और फिर सीढ़ियों पर धूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस उपन्यास में जो है पाप और पुण्य का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वो है चित्रलेखा। तो इसका समय माना गया है 1934। फिर प्रकाशित हुई थी टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसका समय माना गया है 1948। फिर भूले बिसरे चित्र, इसका समय माना गया है 1959। और फिर सामर्थ्य और सीमा, इसका समय माना गया है 1962। तो सबसे पहले चित्रलेखा, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र और फिर सामर्थ्य और सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है रघुवीर सहाय के कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी के विरुद्ध, इसका समय माना गया है 1967। फिर प्रकाशित हुई थी हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका समय माना गया है 1975। फिर लोग भूल गए हैं, इसका समय माना गया है 1982। और फिर प्रकाशित हुई थी कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका समय माना गया है 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है अज्ञा के कुछ कहानी संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विपथगा, इसका समय माना गया है 1937। फिर प्रकाशित हुई थी परंपरा, तो परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1940। फिर शरणार्थी, इसका समय माना गया है 1948। और फिर अमर वल्लरी, इसका समय माना गया है 1955। तो पहले विपथगा, फिर परंपरा, फिर शरणार्थी और फिर अमर वल्लरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के कृतियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रगति और परंपरा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। फिर प्रकाशित हुई थी भाषा साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति, इसका समय माना गया है 1949। फिर प्रकाशित हुई थी भाषा युगबोध और कविता, इसका समय माना गया है 1981। और फिर प्रकाशित हुई थी विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो है इसका समय माना गया है 1985। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रगति और परंपरा, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति, फिर भाषा युगबोध और कविता, और फिर विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो है नीचे विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कदम की फूली डाल। कदम की फूली डाल, इसका समय माना गया है 1956। फिर प्रकाशित हुई थी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, तो इसका समय माना गया है 1957। फिर प्रकाशित हुई थी तमाल के झरोखे से, इसका समय माना गया है 1981। और फिर प्रकाशित हुई थी शेफाली झर रही है, इसका समय माना गया है 1987। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी कदम की फूली डाल, फिर तुम चंदन हम पानी, फिर तमाल के झरोके से, और फिर शेफाली झर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो नीचे जो है शरद जोशी के व्यंग निबंधों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसका समय माना गया है 1971। फिर प्रकाशित हुई थी रहा किनारे बैठ, इसका समय माना गया है 1972। फिर तिलिस्म, तो तिलिस्म का समय माना गया है 1973। और फिर प्रकाशित हुई थी यत्र तत्र सर्वत्र, इसका समय माना गया है 2000। तो सबसे पहले हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, फिर रहा किनारे बैठ, फिर तिलिस्म, और फिर यत्र तत्र सर्वत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। तो नीचे जो है लेखक नेमिचंद्र जैन के रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी अधूरे साक्षात्कार, इसका समय माना गया है 1966। फिर प्रकाशित हुई थी रंग दर्शन, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, रंग दर्शन। तो रंग दर्शन का समय माना गया है 1966। फिर प्रकाशित हुई थी जनांतिक, इसका समय माना गया है 1981। और फिर प्रकाशित हुई थी तीसरा पाठ, इसका समय माना गया है 1998। तो सबसे पहले अधूरे साक्षात्कार, फिर रंग दर्शन, फिर जनांतिक, और फिर तीसरा पाठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। तो नीचे जो है लेखक राही मासूम रजा के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको प्रकाशन काल या प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आधा गांव, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है राही मासूम रजा का, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका समय माना गया है 1966। फिर प्रकाशित हुई थी टोपी शुक्ला, तो टोपी शुक्ला का समय माना गया है 1969। फिर दिल एक साधा कागज, इसका समय माना गया है 1973। और फिर प्रकाशित हुई थी असंतोष के दिन, इसका समय माना गया है 1985। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी
तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, फिर दिल एक सादा कागज और फिर असंतोष के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित हुआ था इस क्रम में, उसका नाम है गढ़कुंडार। इसका समय माना गया है 1924। फिर प्रकाशित हुई थी मधुर स्वप्न। तो मधुर स्वप्न जो है ये प्रकाशित हुआ था 1950 में। फिर वयम रक्षाम, इसका समय माना गया है 1955। और फिर प्रकाशित हुई थी कुणाल की आँखें, इसका समय माना गया है 1967। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गढ़कुंडार, फिर मधुर स्वप्न, फिर वयम रक्षाम और फिर कुणाल की आँखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है महिला कथाकारों के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इस क्रम में 55 खंबे लाल दीवारें। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इसका समय माना गया है 1961 और इसके लेखक हैं उषा प्रेमवदा। तो 55 खंबे लाल दीवारें, इसके लेखक हैं उषा प्रेमवदा। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद तत्सम। तो तत्सम उपन्यास के लेखक का नाम है राजी सेठ। फिर दिलो दानिश, इसके लेखक का नाम है कृष्णा सोबती। आपने अवश्य पढ़ा होगा कृष्णा सोबती। और फिर आवा। तो आवा उपन्यास के लेखिका का नाम है चित्रा मुदगल। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आवा उपन्यास के लेखिका का नाम है चित्रा मुदगल। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 55 खंबे लाल दीवारें, फिर तत्सम, फिर दिलो दानिश और फिर आवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो है मत्स्यगंधा। इसका समय माना गया है 1937। फिर प्रकाशित हुई थी अंधा युग। इसका समय माना गया है 1955। फिर प्रकाशित हुई थी एक कंठ विस्पाई। इसका समय माना गया है 1963। और फिर प्रकाशित हुई थी अग्निलिख। इसका समय माना गया है 1976। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी मत्स्यगंधा, फिर अंधा युग, फिर एक कंठ विस्पाई और फिर अग्निलिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है दलित लेखकों के आत्मकथाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी जूठन। इसका समय है 1997। फिर प्रकाशित हुई थी तिरस्कृत। इसका समय माना गया है 2002। फिर प्रकाशित हुई थी हादसे। इसका समय माना गया है 2005। और फिर प्रकाशित हुई थी मुर्दहिया। इसका समय माना गया है 2010। तो सबसे पहले जूठन, फिर तिरस्कृत, फिर हादसे और फिर मुर्दहिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पाने वाले साहित्यकारों का वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम क्या है?
तो सबसे पहले किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार जो है इसको अनुक्रम करना है या इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस क्रम के अनुसार वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका समय माना गया है 1968। तो 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये पूछा गया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इनको प्राप्त हुआ था 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर महादेवी वर्मा, इनको 1982 में प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और फिर श्री नरेश मेहता, इनको प्राप्त हुआ था 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत, फिर रामधारी सिंह दिनकर, फिर महादेवी वर्मा और फिर श्री नरेश मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला रचनाकारों के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है महिला रचनाकारों के कहानी संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है या व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो कहानी संग्रह आता है, जो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी, वो है यही सच है। यही सच है, इसका समय माना गया है 1966। इसको आप नोट कर लीजिए, 1966 को जो है इसका समय माना गया है। इसके बाद जोड़ पक्की, तो जोड़ बाकी जो है इसका समय माना गया है 1981। फिर प्रकाशित हुई थी एक स्त्री का विदा गीत, इसका समय माना गया है 1983। और फिर बोलने वाली औरत, इसका समय माना गया है 2000। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी यही सच है, फिर जोड़ बाकी, फिर एक स्त्री का विदा गीत और फिर बोलने वाली औरत। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में काव्य संग्रहों के नाम। तो कौन सा काव्य संग्रह किस कवि के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है प्रवासी के गीत। इसके लेखक कौन है? प्रवासी के गीत। तो इसके लेखक हैं नरेंद्र वर्मा। तो नरेंद्र वर्मा जो हैं इसके लेखक हैं। इसके बाद युगधारा, ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है युगधारा। तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। और फिर बुनी हुई रस्सी, इसके लेखक कौन है? बुनी हुई रस्सी। तो इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रवासी के गीत के लेखक हैं नरेंद्र वर्मा। फिर युगधारा के लेखक हैं नागार्जुन। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। और बुनी हुई रस्सी, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में संपादकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पत्रिकाओं के नाम। तो कौन सी पत्रिका किस संपादक के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले पत्रिका है प्रताप, बहुत ही प्रसिद्ध ये पत्रिका है प्रताप। तो इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद समालोचक, समालोचक पत्रिका के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के अलावा इन्होंने बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन किया है। हरिश्चंद्र मैगजीन। और फिर चांद, तो चांद के संपादक हैं महादेवी वर्मा। तो प्रताप के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। समालोचक के संपादक हैं
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और चांद पत्रिका के संपादक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उपन्यासों के नाम। तो सबसे पहले सूत्रधार। तो सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं संजीव। इसके बाद एक चूहे की मौत। तो एक चूहे की मौत, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बदिउजमा। फिर दिल एक सादा कागज, हम पहले पढ़ चुके हैं, दिल एक सादा कागज। तो इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। और फिर नागफनी का देश, इसके लेखक कौन हैं? नागफनी का देश। तो इसके लेखक हैं अमृत राय। और ये सभी जो है ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल एक सादा कागज या सूत्रधार ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में आलोचना ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में जो है आलोचकों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास। तो तुलसीदास आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं माता प्रसाद गुप्त। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसके लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। और फिर भाषा और संवेदना, इसके लेखक कौन हैं? भाषा और संवेदना, तो इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो तुलसीदास के लेखक हैं माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। और फिर भाषा और संवेदना, इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उपन्यासों के नाम। तो कौन सा पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले जो पात्र है वो है बावन दास। तो बावन दास किस पात्र के या किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है मैला अंचल उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है बावन दास। मैला अंचल में बहुत सारे पात्रों के नाम हैं। फिर रंगनाथ, रंगनाथ किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जो है राग दरबारी, राग दरबारी का पात्र है। रंगनाथ के अलावा जो है वैद्य जी, फिर रुपन बाबू, रुपन बाबू भी राग दरबारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। फिर बद्री पहलवान, बद्री पहलवान, फिर सनिचर। और रंगनाथ जो है ये गांव आया था शिवपालगंज, इतिहास में इसने एमए किया था और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अपने गांव आया था। और यहाँ पे जो है उसको जब शिवपालगंज की व्यथा समझ में आती है किस प्रकार से यहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिर वो अत्यंत ही दुखी होकर जो है वापस चला जाता है। तो इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मंदा। तो मंदा किस उपन्यास की पात्र है? तो ये जो है इद्दनमम की पात्र है। और फिर नमिता पांडे, ये आवा उपन्यास की पात्र है। नमिता पांडे जो है ये आवा उपन्यास की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में काव्यों के नाम। तो कौन सा पात्र किस काव्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले यशोदा। तो यशोदा जो हैं ये प्रिय प्रवास काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर सची, ये जो है विष्णुप्रिया
काव्य की पात्र है। फिर अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो है ये अंधा युग काव्य का पात्र है। और फिर केस कंबली, बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, आपने अवश्य पढ़ा होगा केस कंबली। तो ये जो है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में विचारक के नाम। तो कौन सा सिद्धांत किस विचारक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो पहले आता है मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसके विचारक हैं युंग। फिर अस्तित्ववाद, तो अस्तित्ववाद के विचारक हैं सार्त्र। फिर उत्पत्तिवाद, तो उत्पत्तिवाद के विचारक हैं भट्ट-लोलट, आपने अवश्य पढ़ा होगा भट्ट-लोलट। और फिर अभिव्यक्तिवाद, तो अभिव्यक्तिवाद के विचारक हैं अभिनवगुप्त। तो मनोविश्लेषणवाद के विचारक हैं युंग, अस्तित्ववाद के विचारक हैं सार्त्र, उत्पत्तिवाद के विचारक हैं भट्ट-लोलट और अभिव्यक्तिवाद के विचारक हैं अभिनवगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कहानीकारों के नाम। तो इनको जो है सही तरीके से मिलान करना है। तो सबसे पहले कहानी का नाम आता है मवाली। तो मवाली जो है ये किस कहानीकार की कहानी है मवाली, तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। फिर पॉल गोमरा का स्कूटर, इसके लेखक कौन है, पॉल गोमरा का स्कूटर, तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। फिर गुल की बन्नो, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपके सिलेबस में भी होगा गुल की बन्नो, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और फिर राजा निर्बंसिया, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो मवाली के लेखक हैं मोहन राकेश, पॉल गोमरा का स्कूटर के लेखक हैं उदय प्रकाश, गुल की बन्नो के लेखक हैं धर्मवीर भारती और राजा निर्बंसिया इसके लेखक हैं कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में निबंधों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में निबंधकारों के नाम। तो सबसे पहले आता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। फिर बसंत आ रहा है, तो बसंत आ रहा है के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रिया नीलकंठी, इसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। और फिर काव्य में रहस्यवाद, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, वसंत आ रहा है के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं कुबेरनाथ राय और काव्य में रहस्यवाद इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो कौन सा पंक्ति किस कवि के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। विषम शीला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशितार कहारा अभिद्रुता, अतिशय पूता, तो इसके लेखक कौन है, तो इस पंक्ति के लेखक हैं त्रिलोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर, लेटी थी वो दामिनी सी रुचि गौर कलेकर। ये किसकी पंक्ति है, तो फिर से पढ़ते हैं। अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर, लेटी थी वो दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। तो ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध
पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, ये कथन किसका है या ये पंक्ति किसकी है? तो ये लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध एक पंक्ति है। तो अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करती है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये लिखा है कुंवर नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामरेड का कोट रचना किसकी है? तो कामरेड का कोट रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सृंजय। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अवधी। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बाकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली ये सभी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य तथा ओष्ठ्य में से श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य श का उच्चारण ध्वनि जो है या उच्चारण स्थान इन सभी में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तालव्य। तो ये जो है तालव्य उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी है? तो इसके प्रवर्तक हैं शंकुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो इसके विचारक हैं स्यास्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धकथानक रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो अर्धकथानक रचना जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी, जूठन, अपनी खबर तथा मुर्दहिया में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो नागफनी, जूठन, अपनी खबर तथा मुर्दहिया में से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपनी खबर। ये जो है दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी नागफनी, जूठन और मुर्दहिया जो है ये दलित आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है कामायनी से। तो कामायनी महाकाव्य से ये पंक्ति ली गई है लज्जा सर्ग। तो कामायनी के लज्जा सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है? यहाँ पे जो है निर्गुण के बारे में और सगुण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि निर्गुण जो है वो सगुण के सामने कुछ नहीं है। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है?
तो ये लिखा है सूरदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये कथन किसका है? तो कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये कथन लिखा गया है ध्रुव स्वामिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इस्लाम दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो व्योमकेश दरवेश के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन तथा शंभुनाथ सिंह में से अज्ञ संपादित चौथा सप्तक में समावेश किया गया है। तो इनमें से किसका समावेश जो है वो चौथा सप्तक में किया गया है? जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन तथा शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमन राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो ये जो है यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है जन्म के अनुसार। तो सबसे पहले आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समय है 1826 से 1896। फिर आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, इनका समय माना जाता है 1844 से 1914। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856 से 1894। और फिर आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनका समय है 1932 से 1967। तो सबसे पहले आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, फिर बाल कृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र और फिर बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया का समय है 1591। फिर प्रकाशित हुई थी श्रृंगार मंजरी, इसका समय माना गया है 1630। फिर षड ऋतु वर्णन, इसका समय माना गया है 1650। और फिर रस रहस्य, इसका समय माना गया है 1671। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षड ऋतु वर्णन और फिर रस रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी कल्याणी, तो कल्याणी का समय है 1939। फिर प्रकाशित हुई थी सन्यासी, सन्यासी का समय है 1940, 1940 को ही प्रकाशित हुई थी। फिर प्रकाशित हुई थी अजय की डायरी, इसका समय माना गया है 1960, 1960। और फिर प्रकाशित हुई थी अपने अपने अजनबी, इसका समय माना गया है 1961। तो सबसे पहले कल्याणी, फिर सन्यासी, फिर अजय की डायरी और फिर अपने अपने अजनबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार प्रकाशित हुई थी द्रौपदी, तो द्रौपदी का समय है 1972। फिर कथा एक कंस की, इसका समय माना गया है 1976।
फिर प्रकाशित हुई थी कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय माना गया है 1981। और फिर प्रकाशित हुई थी कोर्ट मार्शल, इसका समय माना गया है 1991। तो ये सभी जो है नाटकों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले द्रौपदी, फिर कथा एक कंस की, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, और फिर कोर्ट मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी प्रदीप, इसका समय माना गया है 1877। फिर प्रकाशित हुई थी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण पत्रिका का समय माना गया है 1883। फिर प्रकाशित हुई थी चांद, तो चांद पत्रिका का समय माना गया है 1922 1922। और फिर प्रकाशित हुई थी हंस, तो हंस पत्रिका का समय माना गया है 1930। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर चांद और फिर हंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं या कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से काल के अनुसार जो है या कालक्रम के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी पौमचर्यु, ये स्वयंभू का अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है जिसमें कि राम कथा का वर्णन किया गया है। तो पौमचर्यु का जो प्रकाशन समय है या जो काल है वो है 8वीं सदी। 8वीं शती को इसका समय माना जाता है। फिर खुमार रासो, तो खुमार रासो का समय माना गया है 9वीं शती। फिर बिसलदेव रासो, इसका समय माना गया है 12वीं सदी। और फिर चंदन बाला रास, इसका समय माना गया है 13वीं सदी। तो सबसे पहले पौमचर्यु, फिर खुमार रासो, फिर बिसलदेव रासो और फिर चंदन बाला रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ आचार्यों के नाम दिए गए हैं, इनको भी काल क्रम के अनुसार सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं वामन, आचार्य वामन, इनका समय है 8वीं सदी। फिर आते हैं भोजराज, तो भोजराज का समय है 11वीं सदी। फिर आचार्य रुयक, तो आचार्य रुयक का समय है 12वीं सदी। और फिर विश्वनाथ, तो विश्वनाथ का समय है 14 सदी। तो सबसे पहले वामन, फिर भोजराज, फिर रुयक और फिर विश्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है काव्यादर्श, तो काव्यादर्श का समय है 6ठी शती। फिर प्रकाशित हुई थी ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक का समय है 9वीं शती। फिर काव्य प्रकाश, इसका समय माना गया है 11वीं शती। और फिर साहित्य दर्पण, इसका समय माना गया है 14वीं शती। तो सबसे पहले काव्यादर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश और फिर साहित्य दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है चरण के मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले चौपाई। चौपाई में सिर्फ 16 मात्राएं होती हैं, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आती है पीयूष वर्ष, तो पीयूष वर्ष का जो मात्रिक छंद है वो है 19 फिर रोला, रोला छंद में जो है 24 मात्राएं होती हैं। और फिर गीतिका, तो गीतिका में जो है 26 मात्राएं या छंद होती हैं। तो पहले चौपाई, फिर पीयूष वर्ष, फिर रोला और फिर गीतिका। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया कि रोला में कितने छंद हैं, तो इसमें जो है 24 मात्रिक छंद हैं, या फिर चौपाई में कितने मात्रिक छंद होते हैं,
तो इसमें जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी क्रम के अनुसार भाग्यवती। तो भाग्यवती का समय है 1877। तो 1877 को ये प्रकाशित हुई थी। फिर नदी के द्वीप, तो नदी के द्वीप का समय है 1952, 1952। फिर प्रकाशित हुई थी अंधेरे बंद कमरे, इसका समय माना गया है 1961। और फिर प्रकाशित हुई थी वे दिन, तो इसका समय माना गया है 1964। तो सबसे पहले भाग्यवती, फिर नदी के द्वीप, फिर अंधेरे बंद कमरे और फिर वे दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पत्रिकाओं के नाम है और सूची 2 में संपादकों के नाम। तो कौन सा पत्रिका किस संपादक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है कवि वचन सुधा, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कवि वचन सुधा जो है इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर हिंदी प्रदीप, इसके संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। और फिर विश्व भारती, इसके संपादक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है मैंने स्मृति के दीप जलाए। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामनाथ सुमन। फिर यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा, तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। फिर वे दिन वे लोग, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वे दिन वे लोग, तो इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। और फिर वन तुलसी की गंध, तो वन तुलसी की गंध, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में विधाओं के नाम। तो कौन सी कृति किस विधा के अंतर्गत आती है या किस साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले एक कंठ विस्पाई, इसका रूप क्या है या इसके विधा का नाम क्या है? तो ये जो है गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। फिर अन्या से अनन्या, इसका साहित्यिक रूप क्या है? तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। फिर एक बूंद सहसा उछली, इसका साहित्यिक रूप क्या है? तो ये जो है यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है। और फिर उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। तो एक कंठ विस्पाई जो है ये गीतिनाट्य के अंतर्गत आती है। अन्या से अनन्या जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है। और फिर उत्तर योगी श्री अरविंद ये जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कविताओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले हरिजन गाथा, इसके लेखक कौन है? हरिजन गाथा, तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। फिर बाघ, तो बाघ कविता के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। फिर शिवाजी का पत्र, तो शिवाजी का पत्र के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और फिर प्रमुथ गाथा, इस कविता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये पंक्ति किसकी? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पंक्ति किसकी है? तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने। और फिर आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, ये कथन किसका है? तो आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, ये लिखा है सरदार पुण्य सिंह ने। तो ये सभी पंक्तियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है कई बार, ये पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं, निबंधकारों के नाम दिए गए हैं, और दूसरे सूची में निबंध संग्रहों के नाम दिए गए हैं। तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसके लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, इसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। फिर ठेले पर हिमालय, इसके लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और फिर आलोक पर्व, तो आलोक पर्व के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सभी जो हैं ये निबंध विधा के अंतर्गत आती है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और फिर आलोक पर्व, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में पंक्तियों के नाम। तो सबसे पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये किसकी पंक्ति है? तो रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, तो ये लिखा है अज्ञा ने। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं निराला। मुक्त करो नारी को मानव, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो मुक्त करो नारी को मानव, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, इसके लेखक कौन है? तो बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो जो छोटे छोटे पंक्तियां हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछे गए हैं। जैसे बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये कई बार पूछा गया है। मुक्त करो नारी को मानव, ये भी कई बार पूछा गया है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी बात ही, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम, तो इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। पहला पंक्ति है केशव कही ना जाई का कहिए, तो इसके लेखक कौन है? केशव कही ना जाई का कहिए, तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। फिर अविगत गति कछु कहत ना आवे, तो अविगत गति कुछ कहत ना आवे, तो इसके लेखक हैं सूरदास। राम भगति अनियारे तीर, इसके लेखक कौन है? तो राम भगति अनियारे तीर, इसके लेखक हैं कबीरदास। फिर जोरी लाई रकत के लेई, इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कृतियों के नाम, या पहले सूची में कृतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम, तो इनको जो है मिलान करना है।
तो सबसे पहले रस रहस्य, इसके लेखक कौन है? रस रहस्य, तो इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। फिर रस सारांश, तो रस सारांश के लेखक हैं भिखारी दास। फिर कवि कुल कल्पतरु, इसके लेखक हैं चिंतामणि। और फिर ललित ललाम, इसके लेखक हैं मतीराम। तो रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति मिश्र, रस सारांश के लेखक हैं भिखारी दास, कवि कुल कल्पतरु के लेखक हैं चिंतामणि और ललित ललाम के लेखक हैं मतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में ये रचनाएं जो हैं ये किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है कवितावली, बहुत ही प्रसिद्ध तुलसीदास की रचना है कवितावली। तो कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। जैसे रामचरितमानस जो है वो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है, उसी प्रकार कवितावली जो है या गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। फिर पृथ्वीराज रासो, ये जो है पिंगल भाषा में लिखा गया है, पिंगल भाषा। फिर बड़वे नायिका भेद, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। और फिर अमीर खुसरो की मुकरियाँ, ये जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। तो कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो जो है ये पिंगल भाषा में लिखा गया है, बड़वे नायिका भेद जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है और अमीर खुसरो की मुकरियाँ ये जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं उद्यतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो अमीर खुसरो की खलिक बारी जो है ये वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारसी हिंदी शब्दकोश। तो खलिक बारी जो है ये फारसी हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? तो विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? तो ये माना है आनंद कुमार स्वामी ने। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास कहाँ से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है ये कहाँ से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राचड़ से। तो ब्राचड़ से जो है सिंधी भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी, संथाली, बोडो तथा भोजपुरी भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो डोगरी, संथाली, बोडो तथा भोजपुरी में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी डोगरी, संथाली और बोडो जो है ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुल्ला वजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न फिर पूछा गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हिंदी साहित्य के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो हमने मैराथन क्लास किए थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने 1000 प्रश्न उत्तर का मैराथन क्लास किया था और उससे भी पहले हमने 2000
प्रश्न उत्तर का क्लास भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उससे भी पहले हमने आदिकाल से लेकर भक्तिकाल, हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण, हिंदी भाषा से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।